तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कुछ बच्चों का आज आरआरबी एनटीपीसी का पेपर था। उम्मीद है उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, उन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा। जो बच्चे अच्छी मेहनत करके गए थे उनका पेपर भी बहुत बढ़िया ही हुआ होगा। तो आज के पेपर से रिलेटेड ही मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आगे जिन बच्चों का पेपर है एनटीपीसी का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एनटीपीसी का पेपर है ना, वो आप सेक्शन वाइज नहीं आया जैसे आप सोच रहे हो ना अभी। सेक्शन वाइज भी पहले मैथ आया, मैथ के सारे क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, फिर जीके, ऐसे नहीं आया है। फिर जीके नहीं, मिक्स क्वेश्चन, कोई मैथ का, कोई रीजनिंग का, कोई जीके का, कोई मैथ का, ऐसे ऐसे चल रहा है बस। तो और कुछ जो लगते हैं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके इस एग्ज़ाम में, तो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाए हैं और मैं आज आपकी इसकी 6th क्लास में वो कराने जा रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन से, जो आपका एक रीजनिंग के। हाँ, तो आपको ये सिंपल क्वेश्चन है, श्रृंखला दे रखी है, आपको सिर्फ इसमें से पढ़ना है और आंसर देना है। देखो कैसे। निम्नलिखित संख्या और प्रतीक की एक श्रृंखला है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है। मतलब ठीक पहले तो एक क्या हो, संख्या हो, और उसके ठीक बाद क्या हो, प्रतीक हो। और ऐसी कितनी क्या है, संख्या है, तो ये भी क्या होनी चाहिए, संख्या। तो चार एक संख्या है, उसके ठीक पहले प्रतीक है, नहीं। उसके बाद सात एक संख्या है, उसके पहले ठीक प्रतीक है, गलत। छः एक संख्या है, उसके पहले एक प्रतीक, नहीं। एक एक संख्या है, उसके पहले एक संख्या बाद में प्रतीक, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो हमारा एक हो गया। आगे देखो, नौ एक संख्या है, उसके पहले प्रतीक, गलत। आठ एक संख्या है, उसके पहले भी संख्या बाद भी संख्या, तो क्या है, सिर्फ एक ही है। एक हमारी ऐसी संख्या बनती है जिसके पहले एक संख्या है और बाद में एक प्रतीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही था, देख के ही बताना था आपको। आगे देखो, गिनती देखो कहाँ से करनी है, बाएं से दाएं। कई बेरी क्या देता है, दाएं से बाएं भी दे देता है आपको। फिर आपको कहाँ से देखना है, इधर से देखना शुरू करना है, ऐसे। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसका क्या देख रखा है, TCLZIR। तो टी का नंबर 20, सी का नंबर 3, एल का नंबर 12, जेड का नंबर 26, आई का नंबर 9, एल का नंबर, आर का नंबर 18। ऐसे क्या दे रखा है, FOX 6, 15, 24। तो टी में कितने जोड़े, 6। 26 में कितने जोड़े, 6। 26 के बाद अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाते हैं तो शुरू हो जाते हैं ए से, क्योंकि लास्ट अल्फ़ाबेट 26 जेड ही होता है। कितने जोड़े, 6। कितने जोड़े, 6। और यहाँ भी देखो कितने जुड़ रहे हैं, 6 6। तो बस यहाँ भी कितने जोड़ेंगे, 6। एल का नंबर 12 था, 12 में 6 जोड़ेंगे, 18। 18 किसका होता है, RST। तो आर से कौन सा शुरू है, ये है, एक ये है। तो अगला देखो, यू का नंबर क्या है, डी का देख लो, डी का आसान है। डी का नंबर क्या है, 4। 4 में 6 जोड़ेंगे, 10। और 10 हमारा किसका होता है, जे का। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको पता लग गया होगा कैसे आपको इनके बीच में रिलेशन देखना है। जो रिलेशन शुरुआत वालों में होगा वही आपका लास्ट वाले में होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए इसका। तो देखिए इस क्वेश्चन को, CK17 एक निश्चित तरीके से EG29 से संबंधित है। मतलब जो CK17 है वो EG29 से संबंधित है। ऐसे ही KM12 MI24 से संबंधित है। तो सबसे पहले तो आपको इनके नंबर याद होने चाहिए, जैसे मुझे पता है, K का 11, M का 13, M का 13, I का 9। कितने जुड़े हैं, 2। कितने जुड़े हैं, 4 घटे हैं। यहाँ देखो 2 जुड़ रहे हैं, 4 क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ऐसे ही PQ, मतलब P में क्या जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे। P का नंबर क्या है, 16। 16 में 2 जुड़े, 18। R किस में है, R ऑप्शन नंबर C में। तो सीधा डायरेक्ट ही निकल गया एक। बस आपको एक क्या बनाना था, इनके बीच में रिलेशन देखना था, जैसे हमने आपके पिछले क्वेश्चन में किया था। पढ़िए अगला क्वेश्चन। 7 बॉक्सेस ABCDEFG आर kept one above the other but not necessarily in the same order। 7 बॉक्सेस को एक के ऊपर एक रखा गया है पर जरूरी नहीं उसी क्रम में हो।
बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए। केवल सी यानी जो बी है और जी है उसके बीच में क्या है, केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। पहले तो हम 7 बॉक्सेस रख लेते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। तो बी और जी के केवल बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। केवल सी ई के ऊपर रखा गया है, मतलब ई के ऊपर केवल सी को ही रखा गया है, मतलब ई के ऊपर केवल सी को रखा गया है, उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। समझ में आ गया। जी के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, मतलब जी सबसे नीचे होगा, उसके नीचे तो कोई रखा ही नहीं जानेगा। डी एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। और ये लाइन तो भूल गए, बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स हैं, इसका मतलब बी और जी के बीच क्या है, 2 बॉक्स हैं। ऐसे ऐसे होगा, या तो बी ऊपर होगा या क्या होगा, नीचे होगा। ऐसे वो हमें पता लगेगा बाद में। देखो, डी एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है और पता भी लग गया होगा। जी अगर नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है बी ऊपर होगा। और कितने स्थान छोड़कर, दो, 1 2, यहाँ है बी। अब आके देखो, डी एफ के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है लेकिन ए के ऊपर किसी स्थान पर है, मतलब डी जो है एफ के तो नीचे है पर ए के ऊपर है, मतलब ए के तो ऊपर है डी पर एफ के किसी स्थान पर नीचे है डी। तो पता लग गया। आप देखो एफ के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, एफ के नीचे कितने बॉक्स आपके क्या हैं, रखे गए हैं। तो कितने हैं एफ के नीचे, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। तो उम्मीद है पता लग गया होगा, ये सिंपल सा ही था ये भी। देखिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसके समतुल्य है, मतलब इसके इक्विवेलेंट है। ये आपका क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए, ए क्यूब बी क्यूब। तो ये आपकी ए प्लस बी क्यूब की क्या है, आइडेंटिटी बन रही है। देखो कैसे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्केयर बी प्लस 3 ए बी स्केयर। एक तो ये बनती है। और अगर इसी को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करें या थोड़ा सा क्या करें, चेंज करें, 3 कॉमन आ जाएगा, ए बी कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। पर यहाँ तो आपकी यही बन रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पता भी लग रहा होगा। देखो ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब, ये किसका क्यूब है आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए या तो आप एलसीएम ले लो, 6 6 के टुकड़े बन जाएंगे। देखो बन गए। तो यानी ये 6 का क्यूब है। तो पहला क्या होगा अपना 6x प्लस, तो 6x किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन है अभी। तो आगे तो आपको पता है 10 का क्यूब क्या होता है, 10 10 जा 100 100, 10 जा 1000 1000, तो दिख ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका। ऐसे निकालने हैं आपको आंसर, वहाँ ऐसे नहीं बहुत टाइम लगा देना है। तो ये भी पता लग गया ना कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल था। ये देखो आपका अगला क्वेश्चन पढ़िए इसको। एक खुदरा विक्रेता किसी वस्तु को खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। 27% की 2 क्रमिक छूटें, 7% की छूट के बाद 6% की छूट, 45% और 29% की 2 छूटें, 20% की छूट के बाद 38% की छूट। तो इसमें से अधिकतम विक्रय मूल्य देगी कौन सी, सबसे ज़्यादा सेलिंग प्राइस देगी। मतलब सेलिंग प्राइस कब ज़्यादा होगा हमारा, जितना कम डिस्काउंट होगा। मान लो 100 की चीज़ है, अगर मैं 10% का डिस्काउंट दूँ तो वो 90 की बिकेगी, और वहीं उसका मैं 20% डिस्काउंट दूँ वो 80 की बिकेगी। तो सेलिंग प्राइस किसका ज़्यादा है, जिसका डिस्काउंट क्या है, कम है। तो इसमें से डिस्काउंट सबसे कम किसका लग रहा है आपको, देखो ध्यान से, अगर सबसे कम डिस्काउंट किसका है, आपको लग रहा होगा ये 7% की छूट है, फिर 6% की छूट है, ये होगा सबसे कम डिस्काउंट। तो सबसे कम डिस्काउंट आपका कब होता है, अगर मैं बात करूं सबसे कम डिस्काउंट की, सीधा ट्रिक के साथ करेंगे हम। जितना कम गैप उतना कम डिस्काउंट, ये याद रखना है। 2 अंकों के बीच जितना कम गैप है आपका उतना कम डिस्काउंट, आप सीधा डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। और जितना ज़्यादा गैप उतना ज़्यादा डिस्काउंट। अगर इससे उल्टा पूछ ले क्वेश्चन ये भी, इनमें से किस में ज़्यादा डिस्काउंट होगा, तो गैप देख लेंगे। अब देखो 27% की 2
छूटें, मतलब 2 डिस्काउंट 27% के, तो यहाँ तो गैप ही नहीं है, दोनों 27-27 हैं। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में होगा? ए में, 1 वाले में। अगर ये पूछ ले सबसे ज़्यादा, सबसे कम डिस्काउंट और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में होगा आपका? जितना ज़्यादा गैप, सबसे ज़्यादा गैप किस में दिख रहा है? यहाँ 18 का, और यहाँ देखो कितने का है, यहाँ है हमारा 16 का। तो ज़्यादा डिस्काउंट कौन सा है? ये वाला। तो इसे पता लग गया ना, जितना कम गैप उतना कम डिस्काउंट, जितना ज़्यादा गैप उतना ज़्यादा डिस्काउंट। वैसे करना हो आप कर भी सकते हो, पर टाइम लगेगा उसके लिए, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट देख लो इसको। अगला देखिए, द सम ऑफ 6 नंबर इज़ इतना, फाइंड द एवरेज। 6 नंबरों का सम दे रखा है, तो अब एवरेज क्या होता है आपका? अगर एवरेज की बात करूँ मैं, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर की टर्म्स हैं। तो सम क्या है? 288, और नंबर सम टर्म्स कितनी है टोटल? 6 हैं, तो काट लो, 48 आ जाएगा। तो उम्मीद है आ गया होगा, ये भी सिंपल सा था। अगला देखो, ओड वन आउट निकालो, इनमें से एक ऐसा पेयर है जो बिल्कुल इनसे अलग है। एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, एम का 13, टी का 20। कितना जोड़ा? +5। 15 में कितना जोड़ा? +5। जी का 7 है, एल का 12 है, 7 और 5 12, एन का नंबर 14 है, एस का 19 है, 5 ही जुड़ रहे हैं, बी का 2, जी का 7, आई का 9, एन का 14, यहाँ भी 5 5 जुड़ रहे हैं। टी का देखो 20 है, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, वाई बन गया। ए का 1 है, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 किसका होता है? एफ का, पर यहाँ किसका दे रखा है? ई का। तो आपका +5 का सीरीज चल रहा था, जो यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, तो यही एक ओड वन है, जो मतलब अलग है इन सबसे। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, ये भी ऐसे ही है सीरीज, वैसे तो बहुत आसानी है ये भी, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, बस एक को देख लो, उसी से तो अगले हो जाएगा। बी ओ, वो बी ओ दोनों रेसिप्रोकल हुए, वो यहाँ चला गया, एक यहाँ, फिर ओ यहाँ चला गया, और यहाँ ऐसे ही। सी यहाँ था आपका, पहले पे बी था तो वो तीसरे पे चला गया। सी पहले पे था, वो तीसरे पे जाना चाहिए था, यहाँ दूसरे पे है, गलत। टी पहले पे था, वो तीसरे पे जाना चाहिए, हाँ सही चला गया। अगली बार वो बी को, मतलब पहले वाले को तीसरे पे गया, तो तीसरे वाले को तीसरे पे ही रहने दो, तो ये तीसरे पे ही है, हाँ एक चीज़ फॉलो हो गई। आगे देखो, अगला पढ़ो, ओ सेकंड पे है, सेकंड पे ही रहेगा। ओ सेकंड पे है, सेकंड पे ही रहेगा। ओ किस पे चला जाएगा? पहले पे, मतलब सेकंड वाला किस पे चला जाएगा? पहले पे। सेकंड वाला किस पे चले जाएगा? सेकंड पे नहीं रहेगा, गलत। फिर से डी तीसरे पे जाएगा, गलत। जे पहले से तीसरे पे जाएगा, और दूसरे वाला दूसरे पे रहेगा, अगली बारी में वो पहले पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। इस देखना है आपको, पैटर्न, पैटर्न याद रखना है। तो करिए अगला क्वेश्चन, सिंपल था वो भी। ए की आयु और बी की आयु के 4 गुने का योग 37 वर्ष है। मतलब ए की आयु और बी की आयु के 4 गुने का योग क्या है? 37। और जबकि ए की आयु के 7 गुने में बी की आयु का 6 गुना जोड़ा जाता है, तो परिणाम 61 वर्ष आता है। ए की आयु के 7 गुने प्लस बी की आयु के 6 गुने में जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या आता है? 61। तो ए और बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो योग तो तब निकलेगा ना जब इनकी रेशो पता होगी, रेशो कह रहा सॉरी मैं, वैल्यू पता होगी। तो वैल्यू निकालने के लिए ए या बी में से दोनों इक्वेशन में एक को सेम कर लो। तो ये भी 7 गुना है, तो इसे भी क्या कर दो? 7 गुना। तो 7 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 7 से गुना, और यहाँ भी 7 से गुना। 28 भी गुना करके, और 37 से गुना करेंगे, 9 4 7 1 की 25। तो एक इक्वेशन तो हमारी बन गई 7A 28B 259, और ये इक्वेशन हमारी है ही थी 6B 261। अब क्या कर दो? माइनस, प्लस माइनस कट जाएंगे। 28 में से 6 गए 22, और 9 में से 1 गया 8, और 25 में से 6 गए 19, डिवाइड बाय, ये डिवाइड नीचे आ जाएगा। 11 से 2 पे, 11 से 1 पे, 11 8 पे। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 9। अगर बी की 9 आ गई तो इस इक्वेशन में रखकर ए की भी निकाल सकते हैं। 7A प्लस बी की वैल्यू 6, 9 ना, बी की वैल्यू 9, 9 6 था 54 इज इक्वल टू 61।
ये 54 इधर माइनस में चला जाएगा, 54 में से 54 गए तो क्या आ गया 7, ए की वैल्यू क्या आ गई 7/7, 1, तो 9 + 1 दोनों का योग काटना था ना, 9 + 1 क्या हो जाएगा हमारा 10। तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन, प्लस का अर्थ है माइनस और माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, यानी ये क्या है आपका मल्टीप्लाई है। डिवाइड का अर्थ प्लस है, डिवाइड मीन्स प्लस, तो प्लस ले लेंगे, और प्लस का मतलब माइनस है तो इसे माइनस ले लेंगे, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड। तो डिवाइड सबसे पहले डी मास के साथ करेंगे, यानी सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले 8 दूनी 16, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 45 दूनी 90 + 9 - 2, 9 में से 2 गए 7, 90 + 7 कितना होगा 97। ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल था क्वेश्चन ये भी। अगला देखिए, ए पर्सन हु स्पेंड्स 75% ऑफ हिज मंथली इनकम इज एबल टू सेव इतने पर मंथ, यानी एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है और 5,538 प्रति माह बचाता है। मतलब ये क्या है उसकी सेविंग। ये क्या है उसकी सेविंग। सेविंग कब होती है हमारी, इनकम क्या होती है हमारी एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा प्लस सेविंग, खर्च प्लस बचत, दोनों को जोड़कर क्या बनती है हमारी आय। अब मान लीजिए आय हमारी 100% है और उसमें से आय का 75% क्या कर दिया खर्च कर दिया, तो बचा कितना 25 ही तो बचा, 25% ही तो बचा, और वही तो दे रखा है माह की बचत क्या है ये, यानी 25 की वैल्यू क्या दे रखी है, जितने की वैल्यू से नीचे ये देखिए दे रखी है। निकालनी क्या है उसका मासिक व्यय निकालना है, व्यय कितना है 75%, खर्च यही तो लिया है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 25 से 3 पे गुणा करेंगे, 8 × 24, 24 लास्ट डिजिट 4 है, किसमें है 4 इनमें से इसमें, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला पढ़िए, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, यानी डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा और प्लस का माइनस। तो इससे डिवाइड सबसे पहले डी मास से डिवाइड करेंगे, 5 से 6 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 8 कितना होता है हमारा 112, 112 11, 14 चौके 56 और 11 65 + 56 - 47, 56 और 47, 56 में से 47 गए हमारे कितने होंगे 11, 56 में से 47 गए ना 9, तो 652 + 9 कितना होगा हमारा 661, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या है। जिस प्रकार ये संबंधित हैं तीनों, उसी प्रकार इनमें से ऐसी देखो जो संबंधित है। तो ध्यान से देखिए, 8 9 में 72 + 1 ये बन सकता है, पर यहाँ नहीं बनता। 19 सत्ते तो इतना पास होगा ही नहीं। हाँ, स्क्वायर का कंसेप्ट देख लीजिए, 9 9 ज़ा 81 और 81 में से 8 माइनस करना तो क्या आएगा 73, यानी 9 का स्क्वायर करेंगे और थर्ड वाले डिजिट को माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट का क्या करेंगे स्क्वायर और थर्ड वाले को उसमें से क्या कर देंगे थर्ड नंबर को माइनस, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा सेकंड नंबर। ये इसमें क्या लग रहा है रिलेशन लग रहा है, यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 424 माइनस थर्ड नंबर 422 आएगा पहले का, तो ये गलत। ऐसे ही 28 का स्क्वायर ये तो पास भी नहीं इसके, 39 का स्क्वायर ये भी इसके पास नहीं है। ये देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से थर्ड नंबर माइनस करेंगे तो 19 में से 9 गया माइनस का 10, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपके। ये इसके पास क्यों नहीं है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 1600, 1600 और 9 का स्क्वायर यार लास्ट डिजिट से कर लो ना, वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो 9 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 81, लास्ट डिजिट 1 होगा, 1 में से अगर 10 माइनस करेंगे 81 मान लो, चलो 81 में से 10 माइनस करेंगे तो लास्ट में क्या बचेगा 1, यहाँ कहाँ बच रहा है 1, बहुत कॉमन सी बात है। ऐसे ही 8 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 64 का 4, 4 में से मान लो 14 मान लो, 14 में से 5 गए 9 आएगा 8 आ रहा है, तो ऐसे कर लेते हैं और क्या इसमें मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर करके देखते हैं। तो उम्मीद है समझ में आया होगा।
करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो मुझे कैसे पता लगा, ये भी हो सकता है। देखो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 9 गए, क्या बचेगा 0। ऐसे करा मैंने लास्ट डिजिट के नंबर से। बहुत सिंपल सी ट्रिक है ये। करिए अगला क्वेश्चन करिए, पढ़िए इसके। द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में अलग अलग पर्सनस को इंडिकेट कर रहे हैं। हाउ मैनी सर्जन्स आर देयर हु आर आल्सो डाइटिशियन बट नॉट बार्बर। डाइटिशियन तो हो, डाइट वाले तो हो, पर बार्बर ना हो, बार्बर नहीं होने चाहिए। यानी डाइटिशियन तो हो, ये सारे हमारे क्या हैं, डाइटिशियन हैं हमारे। पर इसमें क्या नहीं लेने हमने, बार्बर नहीं लेने। सर्जन की तो बात ही नहीं है, सर्जन तो हो चाहे ना हो। डाइट बार्बर नहीं लेने। बार्बन हमारे कहाँ तक हैं, ये रहे बार्बन, बार्बर यानी ये नहीं लेने हमको, तो ये नहीं लेने। देखो हाउ मैनी सर्जन्स आर देयर, सर्जन भी हो और डाइटिशियन भी हो बट बार्बर ना हो। ये तो अकेले डाइटिशियन है इधर, तो ये तो नहीं होएगा। तो यही बचे हमारे जो सर्जन भी हैं और बार्बर भी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। सिंप्लीफाई करो। 24 में से सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं 12, और फिर डिवाइड को भी सोल्व सबसे पहले करते हैं 3 से 5 पे। 5 120 प्लस 5 कितना आसान है 125। डी मास याद रखना है, बोर्ड मास देख लो। चलो डी मास, बोर्ड मास, ब्रैकेट ओपन या ऑफ, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। 6th क्लास में कराते हैं, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, याद ही होगा आपको। देखिए छोड़िए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 43 एंड 32। इनमें से कौन सा नंबर है जो 43 से भी डिवाइड हो, 32 से भी। तो 42 तो 43 तो देखना बहुत डिफिकल्ट है, इसको मत देखिए। पहले पहले देखिए 32। 32 देखिए किसकी पावर है 32। 2 की पावर क्या है 5 है। मैंने सबसे पहली क्लास में जब आपके डिविजिबिलिटी रूल कराए थे 8 के, 4 के, 2 के या 16 के, या 2 की पावर जितनी भी है, यहाँ 2 की पावर कितनी है 1, और यहाँ किसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और ऐसे 32 को 2 की पावर 5। अगर 1 है तो लास्ट का एक डिजिट देखेंगे 2 से डिवाइड है कि नहीं। अगर 2 है तो 2 डिजिट देखेंगे 2 से डिवाइड है। 3 है 3 डिजिट देखेंगे 2 से डिवाइड है कि नहीं। और अगर 4 है तो 4 डिजिट देखेंगे 2 से डिवाइड है कि नहीं। ऐसे ही 32 के लिए हम क्या देखेंगे 5 डिजिट। देखो ये तो ओड ही हो गए, ये भी ओड है। इनमें देखो 5 डिजिट लास्ट के हैं डिवाइड, और यहाँ भी देखो 5 डिजिट हैं डिवाइड। करके देखिए 19 18 36 9 38 3 दूनी, हाँ ये तो है डिवाइड 2 से। सिमिलरली ये भी क्या है 18 दूनी 36 1 1, हाँ ये भी है 2 से डिवाइड। 8 चौके 32 होते हैं ना, हाँ। अब ये तो गया हमारा। अब देखना 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। अब करो 43 का कंसेप्ट। अब 43 का कोई कंसेप्ट नहीं है 43, क्योंकि इसके कोई फैक्टर ही नहीं बनते। तो 43 से डायरेक्ट करके देखना होगा। अब ये डिवाइड हमारा, तो 43 को 136 ले लो, 2 2 4, 43 से अब करके ही देखना होगा और क्या होगा इसका। 43 से 3 पे नहीं जाएगा, ठीक है, चला जाएगा चला जाएगा। 3 3 जा 9, 1 2 9। 16 से 9 गए 5 2 1 43। अरे कॉमन सी बात है, अगर ये नहीं गया तो ऑब्वियस सी बात है ये जाएगा। बस कर लो। नो, कभी डर रहे हो भी, पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। 6 8 60, कहाँ गया मैं 2 2, हाँ 4, तो ये तो जाएगा ही नहीं। तो बच क्या गया, यही जाएगा। करो अगला क्वेश्चन। क्या था इसमें, HIR इज हायर इज कोडेड एज दिस एंड INKS इज कोडेड एज दिस। आई का नंबर बताओ। आई दोनों में क्या है देखो कॉमन है, तो मैथ का मैथमेटिकल वर्ड भी देखो इनमें से कौन सा कॉमन है। 7 5 3 9 2 4 9, 9 कॉमन है दोनों में। तो आई का नंबर ऑब्वियस सी बात है 9 ही होगा। तो हो गए आज के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आज की शिफ्ट के अनुसार लगता है भी थोड़े आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। कल हम एक नई क्लास के साथ आएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, अलग क्वेश्चन, ऐसे सेम कंसेप्ट से। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे मूड के साथ, एक अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो बाय बाय सभी बच्चों को।
उम्मीद है अपनी तैयारी कर रहे हैं आप। जिन जिन के एग्ज़ाम है कल को उनके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छा करेंगे आप एग्ज़ाम में, टेंशन मत लीजिए। बाय बाय।